इसके बाद 3.7 पेज पर है डिमांड कर्व। जब भी हम किसी टेबल को डायग्राम पे शो करते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो कहलाता है कर्व। डिमांड कर्व इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में जो बातें लिखी हैं, जब हम उसको डायग्राम पे शो करते हैं तो वो कहलाता है डिमांड कर्व। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, कर्व में किसी भी डायग्राम में हमारे दो एक्सिस होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो कहलाता है ओ एक्स, और जो वर्टिकल होता है वो कहलाता है ओ वाई। तो जो भी चीज़ बढ़ रही है, इंक्रीजिंग आइटम को हम कहाँ लिखते हैं? ओ एक्स पर। यहाँ पर भाव बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, सॉरी डिमांड है हमारी 1 2 3 4 5। बढ़ क्या रहा है टेबल में? डिमांड। प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस तरीके से प्राइस को हम दिखाएंगे ओ वाई पे, और जो चीज़ बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसको हमने दिखा दिया ओ एक्स पर। सेम बराबर बराबर दूरी पे ये डॉट्स लगाएंगे अपन। जब भाव 5 रुपये है तो डिमांड एक कमोडिटी की है। जब 4 रुपये हो गया तो डिमांड 2 कमोडिटी की है। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, एक व्यक्ति वाला। जब भाव 3 रुपये हो गया तो डिमांड 3 कमोडिटी की है। 4 और 2 रुपये हो गया तो 4, 1 रुपया हो गया तो 5। इस तरह से हमने डॉट लगा लिए और फिर सारी डॉट्स को मिला लिया। यानी जब भाव बढ़ते जाते हैं तो डिमांड कम होती है, और भाव कम होते जाते हैं तो डिमांड बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा डिमांड कर्व कैसा जा रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसी प्रकार से मार्केट डिमांड कर्व है। जब मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी डायग्राम में शो करेंगे, तो वो कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व। इसी प्रकार से मार्केट डिमांड शेड्यूल में उस टेबल में मार्केट डिमांड कितनी दे रखी है? 2 4 6 8 10 12 हमने लिख लिया। ओ वाई एक्सिस पे प्राइस लिख लिए 1 2 3 4 5। जब भाव 5 रुपये है तो मार्केट में ए की डिमांड 5, बी की डिमांड 5, कितना दे रखा है इधर पीछे पेज पे? ए की डिमांड 5 रुपये होने पर 1, बी की डिमांड 2, और कुल मिलाकर 3। तो इस प्रकार से हमने बनाया, 1 और 2 पे पॉइंट लगाया, ए और बी का डिमांड। अगर ए और बी का ना भी बनाओ, सिर्फ मार्केट डिमांड की ही डॉट्स लगाओ और उसको मिला दो, तो वो कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व। हम मार्केट डिमांड की ही बात कर लेते हैं कि हमने पहले मार्केट डिमांड हमारी कितनी कितनी हो रही हैं? 5 रुपये पर 3, फिर जैसे जैसे भाव घटते गए 3 5 7 9 11, मैक्सिमम कितना है? 11, और उधर मैक्सिमम कितना है? 5। यानी 5 दूना 10, 2 2 का गैप करके रख लें अपन। 2 4 6 8 10 12 नीचे रख दिया तो 12 तक हमारा 11 भी कवर हो जाएगा। और प्राइजेस तो वही है 1 2 3 4 5। 5 रुपये होने पर मार्केट डिमांड कितनी है? 3 पे पॉइंट लग गया। फिर 4 रुपये होने पर मार्केट डिमांड हो गई 5, तो 4 रुपये पर मार्केट डिमांड में 5 पे पॉइंट लगाएंगे। इस प्रकार से जब हम इसको शो करेंगे तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। अब इसके बाद है लॉ ऑफ डिमांड कर्व। लॉ ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का क्या लॉ है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द, क्या बताता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए प्राइस और कमोडिटी की डिमांड में जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इन्वर्स रिलेशनशिप इसलिए होता है क्योंकि भाव बढ़ने पर डिमांड कम होती है, यानी भाव का बढ़ना, डिमांड का कम होना, और भाव कम होने पर डिमांड बढ़ती है, तो भाव कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगी। यानी अपोजिट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, इसलिए दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप ये लॉ ऑफ डिमांड है। ये देखिए एजम्पशंस क्या हैं, ये नियम बनाया तो क्या एजम्पशंस हैं इसके
कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। ये लॉ कब अप्लाई होगा कि जब सब्सटीट्यूट गुड्स के भाव में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का भाव कम हो गया तो हमारे जो कंज्यूमर हैं वो हमारा प्रोडक्ट छोड़कर सब्सटीट्यूट गुड्स की तरफ मूव होने लगेंगे, तो फिर ये नियम अप्लाई नहीं होगा। यानी इस नियम को अप्लाई होने के लिए जो बातें ज़रूरी हैं वो कहलाती हैं एजम्पशंस। कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस नहीं चेंज होना चाहिए। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड बी कांस्टेंट, कंज्यूमर की इनकम भी नहीं बढ़नी घटनी चाहिए। नो एक्सपेक्टेशंस इन द प्राइस, चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में प्राइस चेंज होने के कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होने चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन द सेम, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब ये 5 बातें होंगी तभी हमारे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। कौन सी 5 बातें हैं हमारी? कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में प्रोडक्शन के भाव बढ़ने या घटने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद में लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम अप्लाई होगा। ये देखिए डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है, उसी ढंग से भाव 5, 4, 3, 2, 1 भाव घट गए तो डिमांड 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। उसी को साइड में क्वांटिटी डिमांडेड 3.3 फिगर दे रखा है। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं? इन्वर्स रिलेशनशिप, कि हमेशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का संबंध हमेशा विपरीत यानी इन्वर्स होता है। भाव बढ़ने पर डिमांड कम होती है और भाव कम होने पर डिमांड बढ़ती है। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, कि इट मेक्स अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ओनली, ये सिर्फ क्वांटिटी में कितना चेंज आया यही बताता है। इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड एंड डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कि ये कितना चेंज आया, कितनी डिमांड बढ़ गई और कितनी डिमांड कम हो गई, ये क्वांटिटी बताता है। मैग्नीट्यूड चेंज यानी हमेशा भाव के बढ़ने पर क्या इतना ही चेंज आएगा, ये नहीं शो करता। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ये भी नहीं बताता कि भाव के बढ़ने पर लगभग कितनी डिमांड कम हो जाएगी या कितना भाव कम होने पर लगभग कितनी डिमांड बढ़ जाएगी, ये रेशो नहीं बताता। कि अगर भाव में 10% कमी आ गई, चीज़ों के प्राइस 10% कम हो गए तो डिमांड 15% बढ़ती है, या प्राइस 10% बढ़ गए तो डिमांड 16% कम होती है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर फिक्स रिलेशन नहीं बताता। ये वन साइडेड है कि भाव के बढ़ने या घटने का डिमांड पर क्या चेंज आया ये तो बताता है, लेकिन डिमांड के बढ़ने या घटने का भाव पर क्या चेंज आता है ये नहीं बताता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट में लोगों ने किसी चीज़ को ख़रीदना छोड़ दिया, अभी कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीना कम कर दिया, आइसक्रीम्स खाना कम कर दिया, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पहले से सस्ती मिलने लग गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड कम हो गई तो भाव घट गए। इस तरह से ये तो बताता है कि भाव के बढ़ने या घटने से डिमांड कितनी कम होती है या ज़्यादा होती है, लेकिन डिमांड के कम होने या ज़्यादा होने से भाव में क्या चेंज आता है ये नहीं बताता, इसलिए इस लॉ को वन साइडेड भी कहा जाता है।